हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए मीसल फॉर्मेशन, प्रेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ क्लॉइड्स, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हम इन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मीसल की डेफिनेशन कि मीसल्स कैसे बनते हैं। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ ड्यू टू मीसल फॉर्मेशन। जो साबुन साफ़ सफाई का काम करता है वो अपनी मीसल फॉर्मेशन और एमल्शन फॉर्मेशन की वजह से ही कर पाता है। इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है, यूनिक ओरिएंटेशन होती है किसकी फॉर्म में, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो कि क्लस्टर के बीच में होती हैं, और जो आयनिक एंड होता है वो सरफेस जो होता है क्लस्टर के उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मीजल, जिसकी वजह से मीजल की फॉर्मेशन होती है। सोप इन द फॉर्म ऑफ मीजल क्लीन्स द डर्ट। जो सोप मीजल की फॉर्म में क्या करता है, डर्ट को क्लीन करने का काम करता है। और जो डर्ट है वो कहाँ इकट्ठी हो जाती है, जो मीजल का सेंटर होता है वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है। अब मीजल फॉर्मेशन के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बिना मीजल फॉर्मेशन नहीं होती, जिसमें है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मीजल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो तभी मीजल फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक कंडीशन और है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन की वैल्यू हो तभी मीजल फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मीजल कंसनट्रेशन। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ मीजल फॉर्मेशन। मीजल फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है उसके पीछे। तो यहाँ आप देख सकते हो एक बीकर बना रखा है जिसमें हमने स्टेरेटाइन, जो आपको पता है सॉप में होता है, वो बता रखा है, और एक तरफ मीजल बता रखा है कि मीजल का स्ट्रक्चर, आयनिक मीजल जो बनते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सोप इज़ कंसिस्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। आप सभी जानते हैं कि जो सॉप है वो सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट के हायर फैटी एसिड से मिलके बना होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला था CH3 CH216 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो कि मेजर कंपोनेंट होता है। जितने भी मैक्सिमम टाइप के हम सॉप देखते हैं बार फॉर्म में, बार सॉप्स जो होते हैं उनका मेजर कंपोनेंट यही होता है, सोडियम स्टीरेट। व्हेन सोप इट डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में घोला जाता है सॉप को, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। RCOO नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है वो सेपरेट होता है, पॉजिटिव पार्ट सेपरेट हो जाता है। जो RCOO नेगेटिव है वो क्या कंटेन करता है, नॉन पोलर टेल को, जो कैसी नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। और जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। द COO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन चेन, जो नेगेटिव पार्ट होता है COO नेगेटिव ग्रुप जो वाटर में प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोकार्बन चेन वो हमेशा वाटर से दूर रहता है। एट द लो कंसनट्रेशन दे रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अगर कंसनट्रेशन कम होगी तो वो सर्फेस ऑफ वाटर पर रहेगा। बट एट क्रिटिकल मेजर कंसनट्रेशन, जब क्रिटिकल मेजर कंसनट्रेशन होगी तो ऑल स्टीरेट आयंस कम्स इनसाइड द बल्क। जो एक रिक्वायरमेंट होती है क्रिटिकल मेजर कंसनट्रेशन की, जहाँ मीजल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, अगर उसके पास होगा तो स्टीरेटाइन जो वो बल्क के अंदर आ जाएगा, और जो उसका हेड है वो पॉइंटिंग आउट, वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। एंड टेल पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, और जो टेल है जो सेंटर होगा मीजल का उसकी तरफ पॉइंट करेगी। दिस एग्रीगेशन, ये जो एग्रीगेशन होता है मॉलिक्यूल का, जो इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम आयनिक मीजल का नाम देते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। आप जो सॉप्स और डिटर्जेंट है वो साफ़ सफाई का काम कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द डर्ट इज़ ऑयली नेचर। ये हम सभी जानते हैं कि जो डर्ट है वो ऑयली नेचर की होती है, तभी तो वो स्टिक रहती है किसी भी चीज़ के साथ। एंड ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ऑयल पानी में नहीं घुलता। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉप कॉन्स्टिट्यूट सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मॉलिक्यूल हैं सॉप के, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड की काफ़ी लंबी लंबी चेन्स प्रेजेंट होती हैं। इन केस ऑफ सॉप्स द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल, कार्बन चेन जो वो ऑयल में घुल जाती है, एंड जो आयनिक एंड है वो वाटर में घुल जाता है। दस द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर, जो सॉप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मीजल्स। इन मीजल्स वन एंड इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, मीजल का एक एंड जो वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होता है, और जो दूसरा एंड है वो आयनिक है वो बाहर की तरफ होता है। Therefore it forms an emulsion in water।
क्या करता है, एकदम से एमल्शन बना लेता है वाटर और जो क्लॉथ को साफ़ करने का काम करता है। सोप इज़ अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन विच बोथ द एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है इसमें और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड होता है। द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफिलिक। पहला जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर में घुल जाता है, यानी कि उसको हम अट्रैक्टेड टू इट, यानी कि वो वाटर लविंग होता है। वेयर एज द सेकेंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है और वो वाटर रिपल्सिव या फिर वाटर रिपेलिंग होता है नेचर में। इफ़ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सोप इज़ प्रेजेंट, अगर सरफेस ऑफ वाटर में सोप प्रेजेंट है तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि वाटर में नहीं घुलती, वो क्या करेगी, अपने आप को अलाइन कर लेती है वाटर सरफेस के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हो मीजल फॉर्मेशन का, एक मीजल का एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर बता रखा है। देख सकते हो आप हाइड्रोफिलिक हेड कैसा होता है, जो अंदर की तरफ होता है, जो घुल जाता है वाटर में, और जो हाइड्रोफोबिक का वाटर में नहीं घुलता, वो अलाइन कर लेता है, वो देख सकते हैं आप। In water, the soap molecule is uniquely oriented, which helps to keep the hydrocarbon part outside the water. वाटर में सोप मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको वाटर से बाहर रखते हैं। When the cluster of molecules are formed, जब क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनना शुरू होते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है कम्स एट द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, जो टेल्स है वो क्लस्टर के अंदर आ जाती है, इंटीरियर में आ जाती है, एंड द जो आयनिक एंड है वो सरफेस पे आ जाता है क्लस्टर के, जिसे हम बोलते हैं मीजल फॉर्मेशन। व्हेन द सोप इज इन द फॉर्म ऑफ मीजल, जब सोप जो मीजल की फॉर्म में होता है, देन इट हैज़ एबिलिटी टू क्लीन ऑयली डर्ट, तब उसकी एबिलिटी होती है कि वो ऑयली डर्ट पार्टिकल को क्लीन कर सके, विच गेट्स एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर, जो सेंटर होता है मीजल के, वहाँ वो इकट्ठे हो जाते हैं जाके। These measles remain as colloidal solution, ये measles हमेशा colloidal solution की फॉर्म में रहते हैं। Therefore the dirt from the cloth is easily washed away, जिसकी वजह से dirt जो है वो उन measles में इकट्ठी हो जाती है और easily wash away हो जाती है। The soap solution appears cloudy as it forms a colloidal solution, ठीक है। तो soap solution हमेशा cloudy होता है, आपको पता है, जो कि colloidal solution है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ एक मेथड प्रेपरेशन ऑफ colloids के, कि हम क्लोइड्स को कैसे बना सकते हैं। अ फ्यू इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोइड्स आर एज फॉलोज, जिसमें फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। कोलोइडल डिस्पर्शंस कैन बी प्रिपेयर्ड, कोलोइडल डिस्पर्शन को कैसे बनाया जा सकता है, बाय केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये सारी प्रोसेसेस को फॉलो करके हम जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उन्हें बना सकते हैं। दो दीज मॉलिक्यूल देन एग्रीगेट, ये मॉलिक्यूल फिर एग्रीगेट करते हैं, जिससे फॉर्मेशन होती है सॉल्ट्स की। यहाँ हम देख सकते हैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का एग्जांपल है, जिसको हमने H2S के साथ ट्रीट करवाया है, जिसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन में मतलब जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, तो बनता है AS2S3 सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड बनता है, और साथ में वाटर बनता है। यह आर्सेनिक सल्फाइड जो वो सॉल है जो हमें बनाना है। जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को H2S के साथ ट्रीट करवाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो जो सल्फ़र है वो सेपरेट हो जाता है और वाटर फॉर्मेशन होती है। जो सल्फ़र बनता है वो सोल फॉर्म में होता है। तो ये थे केमिकल मेथड के एग्जांपल। अब दूसरा मेथड हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और ब्रैडिग्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में डिस्पर्शन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। कोलोइडल सोर्स ऑफ मेटल, जैसे हो गया हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा, कैन बी प्रिपेयर्ड। इन मेटल्स के हम कोलोइडल सोल इस मेथड से बना सकते हैं। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क जो है उसको स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में डाली जाती है ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन, जिसको हमने डिस्पर्शन मीडियम में डाल रखा होता है। द इंटेंस हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, एकदम से जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है, जो मेटल है उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, विच देन कंडेंसेस। जब वो कंडेंसेशन होती है उन वेपराइजेशन की, तो वो जो पार्टिकल्स बनाते हैं वो कोलोइडल साइज़ के पार्टिकल बना लेते हैं। आप यहाँ अरेंजमेंट देख सकते हो, नीचे आइस बात है, ऊपर डिस्पर्शन मीडियम है और दो इलेक्ट्रोड है, जिनके बीच में जब इलेक्ट्रिक आर्क पास करवाएंगे तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब गर्म होगा तो वो क्या करेगा, मेटल जो है वो पेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब हम उस पेपर फॉर्म को कंडेंस करेंगे तो जो साइज़ होगा पार्टिकल का उसके वो कोलोइडल साइज़ हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट मेथड जो पेप्टाइजेशन है, पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कौन सी प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की, अ प्रेसिपिटेट
कोई भी प्रेसिपिटेट है उसको कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करना है। किस तरह से? उसको शेक करके। किसके साथ? डिस्पर्शन मीडियम के साथ। और किसकी प्रेजेंस में? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। यानी कि पेप्टाइजेशन एज ए होल देखा जाए तो एक प्रोसेस है प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करने की, जब उसे हम अच्छी तरह से शेक करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के साथ और स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, तभी हम उस कोलॉइडल सोल को फॉर्म कर पाते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। दिस मेथड इज़ अप्लाइड जनरली। ये मेथड कहाँ अप्लाई होता है? जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं उनको कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, एक तरह के आयंस जो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्रेसिपिटेट के ऊपर, जो अल्टीमेटली ब्रेकअप जब एकदम से फिर वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज़ है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंज में रहता है। इसलिए पेप्टाइजेशन का मेथड जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं कोलॉइडल सोल फॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आर्टिकल, प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। जो कोलॉइडल सोल्यूशन है उनमें प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है। कोलॉइडल सोल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जब कोलॉइडल सोल्यूशन बनाए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं एंड सम अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटी, और कुछ और भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उनमें प्रेजेंट होती है। वाइल द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। ये जो ट्रेसेस इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं ये कोलॉइडल सोल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, बट ये लार्जर क्वांटिटी में होते हैं तो एकदम से कोएगुलेट कर जाते हैं। तो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू रिड्यूस, जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि जो उनकी कंसंट्रेशन है जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया जाए एक मिनिमम अमाउंट तक। अब उन मिनिमम अमाउंट तक रिड्यूस करना है इम्प्योरिटी को, उसे ही हम प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस यूज्ड फॉर, वो प्रोसेस जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। वो जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी उसको रिड्यूस करने के लिए एक मिनिमम रिक्वेसाइट अमाउंट है वहाँ तक लेके जाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो प्योरीफिकेशन जो है कुछ एक मेथड हैं 3-4, उन मेथड से की जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द आयंस आर रिमूव्ड। वो प्रोसेस जिसमें आयंस को रिमूव किया जाता है बाय फ्रॉम द सोल्यूशन। कैसे रिमूव किया जाता है? बाय द फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की जाती है किसके थ्रू? परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस अ सोल कंसिस्टिंग ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में वो सोल जिसमें आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इज फिल्ड इन ए मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन बैग जो होता है आप देख सकते हो बीच में बता रखा है, उसमें डाल दिया जाता है जिसको वाटर में डिप कर दिया जाता है। द आयन फ्रॉम द सोल्यूशन डिफ्यूजेज। जो आयन होते हैं सोल्यूशन में वो डिफ्यूज़ होना शुरू होते हैं। किस तरह से? थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का फ्लो तो कंटिन्यूस रहेगा। तो जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जो आउटसाइड मतलब मेम्ब्रेन के बाहर जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या करेगी? न्यूट्रलाइज कर जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज प्योरीफाइड बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो प्योरीफिकेशन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की इस मेथड से की जाती है। आप देख सकते हो नीचे एक बीकर सा बता रखा है, उसमें सोल पार्टिकल जो बीच में डायलिसिंग मेम्ब्रेन है ना उसमें सोल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन है जो बाउंड्री है इसकी जिसमें सोल पार्टिकल कंटेन है वो मेम्ब्रेन का काम कर रहा है और आसपास उसके वाटर है। उसके बाद इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। बस डिफरेंस दोनों में ये है कि इस मेथड में जो प्योरीफिकेशन की प्रोसेस होती है कोलॉइडल सोल की उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंडर किया जाता है। यानी कि इन दिस प्रोसेस डायलिसिस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कैरिड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सम पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन द मेटल स्क्रीन एंड सपोर्ट द मेम्ब्रेन। जो मेटल स्क्रीन होती है मेम्ब्रेन की जो सपोर्ट कर रही है मेम्ब्रेन को, उसके ऊपर जो कुछ पोटेंशियल जो उसको अप्लाई किया जाता है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल जो स्पीड होती है आयंस की मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट इलेक्ट्रोड,
जो आयंस की स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोड के मूव कर रहे होते हैं उनकी स्पीड एकदम से इंक्रीज़ कर जाती है। कैसे? जैसे ही हम उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उनकी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर जाती है। तो दस द रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज, जिसकी वजह से डायलिसिस का रेट जो वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर नॉन इलेक्ट्रो इम्प्योरिटीज, जैसे यूरिया वगैरह इनको रिमूव करना हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होने वाला प्रोसेस। तो इसमें कैथोड और एनोड का रोल होता है, बाकी तो सारा सेम ही ऊपर की तरफ प्रोसेस चलता है। सिर्फ डिफरेंस इन दोनों प्रोसेस में डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में ये है कि यहाँ कोलोइडल सॉल्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, जिससे जो प्रोसेस है उसको स्पीड मिलती है। उसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? इफ़ फिल्टर पेपर इज़ मेड विद कोलोइडल, अगर फिल्टर पेपर को बनाया जाए किसके साथ? कोलोइडल और सम रीजनरेटेड सेलुलोज, जैसे सेलोफेन है, तो उनके साथ बनाया जाए तो जो साइज़ होता है पोर्स का वो डिक्रीज़ कर रहा है। पोर्स होते हैं ना, एक छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें फिल्टर पेपर में, वो क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर जाता है। दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिल्टर पेपर, ये जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है फिल्टर पेपर की उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर। द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर रिमूव्ड आउट, वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल जो है सोल्यूशन में से रिमूव किए जाते हैं आउट फ्रॉम द लिक्विड मीडियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस। किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। एंड बाय यूजिंग दिस अल्ट्रा फिल्टर, और उस अल्ट्रा फिल्टर का यूज़ करके उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। टू स्पीड अप द प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस को बढ़ाना है तो कुछ एक्सटर्नल गैस प्रेशर जो है उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप यहाँ इसके डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो बीच में अभी हम फिल्टर पेपर बताया जो सेलोफेन से मिलकर बना है, जो परमीबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, जिससे पोर्स जो हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है, वो बता रखा है। एक तरफ आप देख सकते हो प्रेशर अप्लाई, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस जो उसको स्पीड मिल पाएगी, नहीं तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। उसके बाद हमारा लास्ट मेथड आता है इलेक्ट्रो डिकेंटेशन। इलेक्ट्रो डिकेंटेशन क्या होता है? दिस मेथड कैन बी यूजफुल फॉर द प्योरिफिकेशन, ये मेथड जो है प्योरिफिकेशन के लिए भी यूजफुल है, एज वेल एज फॉर द कंसंट्रेशन, अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेक करना तो उसके लिए भी यूजफुल है। व्हेन दिस प्रोसेस इज कैरिड, जब ये प्रोसेस कैरिड होती है विदाउट स्टायरिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन को बिना मिक्स किए, तो जो बॉटम लेयर होती है वो सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाती है। वाइल जो टॉप लेयर है कंसिस्ट ऑफ, जिसमें प्योर और कंसनट्रेटेड कोलोइड है, विच कैन बी डिकेंटेड, जिसको हम डिकेंटेड कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसके डायग्राम में देख सकते हो आप, ये दो सोल्यूशन बता रखे हैं, एक दो बीकर हैं, एक में सॉल्व भी कंटेंड है। तो वहाँ जो सेडिमेंट है जिसको हमने विदाउट स्टायरिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो नीचे बैठ जा रहा है, और जो प्योर फॉर्म में जो कंसनट्रेटेड कोलोइड है उसे हम ईजिली दूसरे में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ये आप देख सकते हो ग्लास रोड टू हेल्प इन डिकेंटेशन, क्योंकि इसी तरह से हमें सेपरेशन करनी पड़ती है। ये एक टेक्निक है डिकेंटेशन की। मतलब 4 तरह के मेथड जो हैं वो हम कोलोइडल सॉल्यूशन की को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया उसमें हमने पढ़ा कि मीज़ल कैसे फॉर्म होते हैं, क्रिटिकल मीज़ल कंसंट्रेशन क्या होती है, मैकेनिज़्म के बारे में इसके स्टडी किया हमने कि इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, क्यों ये प्रोसेस प्रोसीड करती है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कोलोइड को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन को की प्योरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे कोलोइडल की कुछ प्रॉपर्टीज़, एमल्शन फॉर्मेशन, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ, अगर आपको इससे पिछली जो वीडियो है, इससे पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने कोलोइडल के बारे में और भी काफ़ी सारी उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, कैटालिसिस के बारे में स्टडी किया था, उसको अगर आप उस स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, या फिर आई कार्ड में देख सकते हैं। और मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।